बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज़्यादा है। आपको पता है कि 52 to 3% हमारे यहाँ फ़ीमेल की तादाद है। और आज हमने बात करनी है जी ख़वातीन के हवाले से जो कि काम करना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहती हैं, घर में रात को लेटते हुए बहुत सारे प्लान बनाती हैं, लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है वो उनको समझ नहीं आ रही। एंटरप्रेन्योर विमेन आप बनना चाहती हैं, अपना बिजनेस करना चाहती हैं, अपना काम करना चाहती हैं, कैसे शुरू करना है ये आपको समझ नहीं आ रही, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसी ही एक बाकमाल खातून से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आपको उनका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि आपने किस तरह से स्टार्टअप करना है और किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, सब्र कितना होगा आप में, तो ये सारा मामला चलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी इरम साहिबा, रवीला इरम साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये वो खातून है जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी है। इनके पास 16 ग्रेड की टीचिंग की सरकारी नौकरी थी, परमानेंट जॉब थी इनके पास, जिसके लिए लोग ख्वाब देखते हैं कि हमारे पास सरकारी नौकरी हो जाए तो बस जिंदा रहने का या फिर हर चीज़ का मकसद पूरा होगा। इन्होंने वो नौकरी छोड़ी है अपने बिजनेस के लिए, अपना काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम इरम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये कैसे हुआ कि आपने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और सोशल प्रेशर नहीं आया? क्योंकि जहाँ पे नौकरी छोड़ने के लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो आखिरी आपके पास चांस था, इसके तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। बहुत सोशल प्रेशर आया, घर वालों की तरफ से भी कहा गया, लेकिन मुझे शुरू से ही जॉब करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे बिजनेस करने का, एक बिजनेस करना मेरा एक ख्वाब था, या यूँ समझ लें कि मेरा जो समझ लें कि मेरा मतलब माइंड में ऐसी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं थी बिजनेस जॉब के साथ ना। मुझे लगता था कि ख़ास तौर पे स्कूल की टीचिंग करना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था। मैंने बिजनेस वैसे तो 2002 में भी स्टार्ट किया था। अच्छा। वो मैंने एक कॉलेज बनाया, काफ़ी अच्छा मेरा चला, फिर मुझे कहीं शिफ्ट होना पड़ा शादी के बाद, जिस वजह से मैं उसको ग्रो ना कर सकी। अच्छा, शादी से पहले भी एक एक्सपीरियंस लिया? और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा आज वो भी बिजनेस होता तो आज मेरा कॉलेज अपने एरिया का सबसे बड़ा कॉलेज होता, क्योंकि बहुत अच्छा मैंने इसको ग्रो किया था। फिर वो शादी के बाद मुझे उसे छोड़ना पड़ा, मुझे शहर में शिफ्ट होना पड़ा, तो फिर मैंने वो उसको छोड़ दिया। ये है कि उस वक्त से मैं यूँ समझ लें कि जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तब से मैं बिजनेस के बारे में सोचती थी। जॉब भी मैं इसलिए करती थी कि मैं फारिग रहना कभी भी मुझे पसंद नहीं रहा। एज ए हाउस वाइफ रहना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। जस्ट आप खाना खाएं, पकाएं, ठीक है, एक हमारी जिम्मेदारी है, उसको करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो आपकी अर्निंग का सोर्स हो। अच्छा, और मजबूत होना चाहिए। मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि आपने कहा कि मुझे हाउस वाइफ रहना पसंद नहीं। हाउस वाइफ तो आपने रहना ही है, नहीं, उसके साथ साथ मुझे कुछ और भी करना है। यानी मैं आपको ये कह रही हूँ, मुझे सिर्फ हाउस वाइफ रहना पसंद नहीं था। मुझे ये था कि उसके साथ इंसान के पास एटलीस्ट इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। और मुझे ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि मुझे छोटी सी जरूरत है और उसके लिए मैं किसी से, चाहे मेरे वालिद ही क्यों ना हो, मुझे, अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं, मैंने कभी अपनी जरूरतें अपने पेरेंट्स से भी नहीं कही थी। उन्हें खुद मुझे जो देते थे, मुझे पता है, मुझे मांगना, किसी से लेना बहुत बुरा लगता था। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि आज मेरा हाथ देने वाला है, मुझे मांगना नहीं पड़ता। चाहे मुझे फैमिली की बात करें, फैमिली से बाहर बात करें, तो मुझे ये होता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे अच्छी ड्रेसिंग का शौक था, उसके लिए भी ये था कि आपको घर में आखिर कितने ही कपड़े मिल जाते हैं अगर आप जॉब नहीं करते। तो मैं जॉब करती थी अच्छी ड्रेसिंग के लिए। मैं एक तो अच्छी ड्रेसिंग करके जा सकती हूँ और दूसरा मैं कपड़े बाई भी बहुत सारे कर सकती हूँ। अच्छा इरम जी, मुझे ये बताइए कि ये जॉब कौन से ईयर में छोड़ी और बिजनेस कौन से ईयर में शुरू किया? इनिशियली पहले ही महीने, दूसरे 6 महीनों में वो बहुत ग्रो कर गया था, या फिर मायूसी आई, डिप्रेशन आया, टेंशन आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मायूसी नहीं है। मायूसी आती तो मैं छोड़ देती। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैंने कम से कम इस बात पे 1 साल यूँ समझे होमवर्क किया था। ऐसे नहीं है सोचा और सुबह उठ के बाइंग कर ली, नहीं, मैंने पूरा 1 साल इस पे होमवर्क किया था। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखा जहाँ पे ब्रांड सेल होते थे, मैंने देखा वो कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, फिर प्रॉपर रेफरेंस ढूंढे कैसे मैं स्टॉक ले सकती हूँ। स्टॉक शुरू में थोड़ा सा लिया, अपने ही इलाके में से लिया, अपने एरिया में से एक छोटी सी शॉप से जाके कहा कि मुझे कुछ स्टॉक दे दें। फिर मैंने उसको सेल किया, फिर ढूंढा कि लॉट का माल कहाँ से मिलता है, वो सफ्यूज की थोड़ी सी लॉट मुझे मिल गई, वो मैंने सेल की, बड़ा अच्छा फेसबुक पे रिस्पॉन्स आ गया। और इस तरह से, और मायूसी नहीं आई कभी भी, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, तो साथ मेरी जो इनकम थी मेरी एक्स्ट्रा इनकम थी, तो मुझे खुशी होती थी कि मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है। और ये है कि शुरू में 6 माह तो बिल्कुल ग्रो नहीं किया। 6 माह के अंदर तो आपको ये होता है कि यहाँ आपका 1 सूट सेल हो रहा था, 4 हो गया, 5 हो गया, बहुत आराम से ग्रो किया, ताकि 2 साल तक को घर वाले भी कहते थे कि आपका जो इतना बिजनेस कुछ चलने वाला नहीं है। तीसरे साल में जाके रिजल्ट नजर आया मुझे।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, अब तो माशाल्लाह फिर सबको नजर आता है। अच्छा चले माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि बिजनेस किस चीज का है? कपड़ा फैब्रिक बिल्कुल क्लॉथिंग का है, बिल्कुल क्लॉथिंग का है। कौन से क्लॉथिंग का है? ब्रांड्स के साथ काम करी है, कट पीस पे काम करी, क्या काम करी? जी क्लॉथिंग का है। जो भी हमें अच्छी चीज मार्केट में रिजनेबल प्राइस पे मिलती है, जो हमें लगता है कि हम इस आजकल की महंगाई में अपनी जो बहनें हैं उनके लिए अच्छी चीज ला सकते हैं, चाहे वो क्लॉथिंग हो, चाहे वो लगेज बैग हो, हैंड बैग हो, शूज हो, उसमें हता कि बेड शीट्स है, पिलोज है, कुछ भी होम सफेयर होम का भी काम मैं काफ़ी देर करती रही हूँ, अभी भी हमारे पास आता है, होम का स्टॉक आता है, यानी टॉवल्स हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के। हम हर वो चीज़ सेल करते हैं जिसमें लोगों को फ़ायदा हो और हमें लगे कि ये चीज़ सेल हो सकती है। मेरी कोई ऐसी खास लाइन नहीं है कि ये हम कहते हैं मीमान कलेक्शन एक ऐसा स्टोर है यहाँ पे आपको मल्टी ब्रांड्स मिलते हैं और आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है अच्छी प्राइस पे। ठीक, और आपने ऑनलाइन ही शुरू किया? पहले स्टार्ट में ऑनलाइन भी किया था और साथ ही मैंने अपना जो घर का ड्राइंग रूम था उसी को मैंने आने वाले कस्टमर के लिए ओपन कर दिया था। इसमें एक पॉइंट मैं अपनी बहनों को जो नया काम करना चाहती हूँ बता दूंगी कि जब आप अपना एड्रेस शेयर करते हैं ना कस्टमर के साथ, आप कहते हैं कि यहाँ से आप आके भी बाय कर सकते हैं, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आप पे फौरी बन जाता है और वो आप पे डबल ट्रस्ट कर लेता है। उससे बताया कि इस खातून का मेरे पास एड्रेस मौजूद है, मैं अगर मेरी चीज गलत निकलेगी तो जाकर चेंज भी कर सकती हूँ या इसको मैं जाके इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकती हूँ। और जब आपका एड्रेस शो नहीं होता, जस्ट आप ऑनलाइन करते हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा है, जो नए ब्रांड्स है ना, अगर वो ऑनलाइन आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे ही मतलब शिकार करने के लिए बैठे हुए भी हैं, बिल्कुल ऐसी बात है, ओरिजिनल पिक्चर्स लगाते हैं लेकिन इंतहाई थर्ड क्लास चीज दे देते हैं, कॉपी भेजते हैं और वो भी फटे हुए कपड़े। और ये वाकई तो जब आपका एड्रेस भी होता है तो कस्टमर का ट्रस्ट जल्दी आप पे बन जाता है, उसे लगता है कि मैं इनके पास जा भी सकता हूँ। गूगल मैप्स के ऊपर हमारी लोकेशन है मीवान कलेक्शन की, वहाँ कस्टमर हमारी लोकेशन पे आ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टा है, हमारे पेजेस हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। 100 तरीके हमारे साथ कांटेक्ट करने के। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि खवातीन को मशवरा दीजिए। हर रोज वो सोच रही हैं, किचन से निकलती हैं, प्लान बनाती हैं कि भाई जिंदगी जो है ना ये तो चलनी है, जो घर वाला हाउस वाइफ वाला आपका सिस्टम है ना वो तो चलना ही चलना है, लेकिन ये जो साइड बिजनेस है ये आप अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को मजबूत करने के लिए। एक तो बिजनेस क्या करें उसका आइडिया दें, कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कैसे शुरू करें, तरीका बताइए। अच्छा, बिजनेस क्या करें, दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर मेरा देखिए, मैंने अगर कपड़े का बिजनेस किया ना तो मुझे कपड़े की समझ थी, कपड़े की पहचान थी। यूँ समझ ले कि मैंने अपनी पूरी फैमिली की बाइंग करती थी, मार्केट्स में घूमना, बाइंग करना एक मजबूरी थी मेरी। यूँ समझ ले कि पूरे खानदान की बाइंग करनी है, जिनको सब लेकर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा फटीक डालते हैं, उसी का अल्लाह ने मुझे सब्र का फल दिया। सही। मुझे कपड़े की इतनी नौ थी कि मुझे पहचान थी, ये अच्छा कपड़ा है, ये बुरा कपड़ा है, ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ समझ होगी, अल्लाह के फजल से। अच्छा, मुझे एक शौक भी था कपड़े का, तो फिर मेरे लिए ये जो मेरा काम है ये मेरा जुनून है, मेरा शौक है। इस कपड़े के काम के अंदर अगर मैं सुबह से शाम तक और रात गए तक और सुबह फजर भी हो जाए तो मुझे समझ नहीं आती मेरा टाइम कैसे गुजरता है। इतना माशाल्लाह, इतना मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो बहनों की देखना चाहिए उसके अंदर इंटरेस्ट किस चीज में उनका, जो आपका इंटरेस्ट है। अगर आप मुझे कॉपी कर लेंगे, कहेंगे कि ये कपड़ा सेल करती तो हम भी करें, और आपको उसका शौक ही नहीं, आपको समझ में नहीं, तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप कहीं से कॉपी बाय कर लेंगे, आप कस्टमर को कॉपी देंगे, आपका कस्टमर पहले स्टेप ही आपसे खराब हो जाएगा, उसका ट्रस्ट ही नहीं रहेगा आप पर कि आपने उनको। सबसे पहले तो आपको जिस चीज की समझ है, जो आपका शौक है और आपकी समझ है, दोनों चीजों को लेकर चले ना। एक तो आपको कुछ लेने, कोई ना कोई तो स्टडी हर इंसान के पास होती है, आपने कहीं ना कहीं, या फिर कुछ लोगों को ना पढ़ने कपड़े के काम के लिए खैर इतनी एजुकेशन की जरूरत भी नहीं होती, अनपढ़ खवातीन भी कर सकती है, लेकिन कपड़े की पहचान होना बहुत जरूरी है, समझ होना बहुत जरूरी है। आप जब बाइंग करें तो बहुत समझदारी के साथ करें। कितने पैसे होने चाहिए आपके पास? बहुत कम से स्टार्ट कर सकती हैं, 20,000 से 25 से, इस जमाने में भी। अच्छा, कम से स्टार्ट कर लें उसको। लेकिन यह कि फिर उसमें से ये ना हो कि 20,000 से स्टार्ट किया तो आपका प्रॉफिट है, आपने फौरन इस्तेमाल किया, उसको उसके अंदर डालें। ठीक, कम से कम 6 माह 1 साल तक। 20,000 से अगर 30-35 भी कमाते हैं तो वो उसका भी आगे आपने कपड़ा और वो इतना बिल्कुल उसके साथ डालते जाए ना, अपने काम को फिर ग्रो करते जाएं। अगर आप कहें कि मैंने 20 से स्टार्ट किया, कई साल तक हुए, तो फिर इस तरह आप आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाना है। आप एटलीस्ट आपने एक पेमेंट की है तो उसको फिर उसमें से प्रॉफिट को ना निकालें, उसमें उसको बढ़ाते जाएं। अगर आपके पास कोई और सोर्स है, जैसे मेरी जॉब थी तो मैंने 1 साल जॉब भी साथ साथ की और काम भी किया, तो मेरे साथ ये था कि फिर मैं अपनी जो मेरी अपनी पे आती थी उसको भी उसके अंदर ही मैं करती जाती थी इंक्लूड। इससे फिर मेरा बजट जो है वो ज्यादा होता गया। सही। तो इस तरह से सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल है आपके बिजनेस को ग्रो करने में? क्या आप एड्स वगैरह चलाती हैं या फिर ऑर्गेनिकली चलती? नहीं, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एड्स को नहीं चलाती, मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने किया। सोशल मीडिया इस वक्त एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अब देखिए कितना इसमें वसी हो चुका है ये। उसके बगैर तो घर बैठ के
काम आप कर ही नहीं सकते, अपने एरिया में करेंगे तो लिमिटेड करेंगे ना, सोशल मीडिया के थ्रू आप करेंगे, सारी बात है। अब जैसे मैं एड्स नहीं चलाती, मेरा यूट्यूब चैनल है, आस्ते आस्ते उसके सब्सक्राइबर्स जो हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो आते हैं, फिर उनको होता है कि नहीं हमें प्रोडक्ट्स कैसे पता चलेंगी, उन्होंने जाहिर बात है डेली वीडियोस के उनको नोटिफिकेशन आते हैं, उन्हें पता चल जाता है हमारे पास क्या नहीं हुआ है। या फिर इंस्टा पे हम रील्स लगाते हैं, टिकटॉक चैनल हमारा मीमान के नाम से, वहाँ पे रील्स हम लगा रहे होते हैं, फेसबुक पे भी हम लगा रहे होते हैं रील्स वगैरह। तो ये सारे चैनल्स हैं। कुछ करने के लिए अलग से टीम है, कितने लोग आपने हायर किए हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हाँ, खुद से कर रही हूँ, खुद से मैं करती हूँ ये सारा कुछ। अगर आप टीम्स रखेंगे ना शुरू में स्टार्ट में ही, तो फिर आप मैनेज कैसे करेंगे, उनको पे कहाँ से देंगे? स्टार्ट में तो पहले ये सारी चीजें खुद ही सीखें, खुद ही मैनेज करें। जब आपका काम इतना ज्यादा हो जाए, आप लगे कि एक बंदे की पे आप दे सकते हैं, तो फिर आप ऐसा ऐसा एम्प्लॉइज भी रखें। अगर आप अपनी इनकम से पहले एम्प्लॉइज रख लेंगे तो उनको पे कहाँ से देंगे? घर से स्टार्ट करने का आइडिया भी इसलिए जबरदस्त है कि आपने कोई एक्स्ट्रा रेंट पे नहीं करना। आपका बिजनेस पहले दिन ही एक सूट सेल होता है तो आपका वो प्रॉफिट ही है, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा रेंट नहीं पे किया, आपका कोई एम्प्लॉय नहीं है, आपने खुद ही सेल किया। तो अगर आपका उसमें 500 रुपए भी बचत है तो आपका प्रॉफिट है, और उसकी जितनी खुशी होती है इंसान को, वो अर्न करने के बाद ही पता चलता है। अच्छा इरम जी, जब आपने बिजनेस शुरू किया और आज तक आप चला रही हैं, तब तक तो थी आसानी, तब तो हुकूमत जो है ना अभी साइड पे थी, हुकूमत की अब नज़र नहीं थी कि ऑनलाइन जो इतने कारोबार शुरू हो गए। अब तो गवर्नमेंट भी हिस्सेदार बन के आ गई है कि भाई हमें जो ऑनलाइन आप परचेज करेंगे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो फॉलो करनी पड़ती है, हम भी कर रहे हैं, जाहिर बात है। वो अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करनी है तो वो 4% गवर्नमेंट ने आपसे लेना ही लेना, वो हम भी पे कर रहे हैं, वो तो पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट की, तो वो करना ही पड़ता, हम भी कर रहे हैं। नहीं था तो आसानी थी, अभी भी आसानी है, छोटे बिजनेस के लिए है भी नहीं है। जो खवातीन स्टार्ट करना चाहती हैं, नहीं मेरे ख्याल में 4% सभी को देना है। अगर आपका एक भी पार्सल जाएगा तो 4% तो आपने देना ही देना है कैश ऑन डिलीवरी पर। अगर कोई खवातीन एडवांस पेमेंट ले लेती है तो उसमें उनकी बचत है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने बताया कि 20,000 रुपए भी आपके पास होंगे तो आप आराम से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि सबसे पहले जो खवातीन बिजनेस शुरू भी करना चाहती हैं वो कहती हैं हमारा एक ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। क्या स्टोर बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये जो हम लोग फेसबुक सोशल मीडिया पेजेस है इन्हीं को बनाएं, खुद ही वीडियो बनाएं, अपलोड करें? स्टार्ट में तो स्टोर ना, ऑनलाइन आप शॉपिफाई स्टोर की बात कर रही होंगी, तो वो फौरन एक वेबसाइट बनाना वो एटलीस्ट खुद महंगी बड़ी है। आप वेबसाइट बनाएंगे या उसको चलाएंगे, फिर उस पे सबसे पहले तो आप सिंपल अगर 10 सूट या 15 ले रही तो उससे स्टोर आप क्या बनाएंगे? आप शुरू में तो फेसबुक पे लाइव कर लें, व्हाट्सएप पे मैसेज, सबसे पहले स्टेटस लगा लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, वो सबसे आसान चीज है। जो इस तरह के चैनल जो मेरा ख्याल है कि आसानी से हर खातून कर सकती है। बल्कि मेरे ख्याल में तो हमारी जो माशाल्लाह ज्यादातर खवातीन है उनका जो फ्री टाइम है उसमें से उनका 90% टाइम इसी चीजों पे गुजरता है। और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा उन खवातीन को समझा जो घर में बैठी होती है, वो ज्यादा इन चीजों को वो अपनी स्टेटस लगा रही थी। हमें स्टेटस का पता ही नहीं होता, ना स्टेटस का टाइम मिलता है। वो स्टेटस भी लगा रही हैं, वो रील्स भी बना रही हैं, म्यूजिक भी लगा रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं, तो उनको ज्यादा ना हो, वो इसी क्रिएटिविटी को अपने बिजनेस में यूज कर सकती हैं। देखिए उससे वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रही है, यहाँ पे उनको अर्निंग भी होगी। और ना सिर्फ इससे खुद ये कि वो एम्पावर्ड होंगी, वो मजबूत होंगी, बल्कि उनकी बेटियां भी उनको देखकर इससे मजबूत होंगी। अच्छा, ये जो सोशल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, सोशल प्रेशर तो आना ही आना है। अब ट्रिक बताइए सोशल प्रेशर को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते सब लोग देख रहे होते हैं भाई इससे क्या होना है, इससे क्या होना है, तो पैसे जाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। और जब कामयाब हो जाते हैं फिर सब लोग भेज रहे होते हैं भाई हमारी बेटी को भी सिखा दो, हमारी बेटी को भी कुछ बना दो, हमारे को भी। भाई वो जिसके खिलाफ थे आप, वो भी किसी की बेटी थी, उसने भी अकेले कदम उठाया था। ये खुद ही करना पड़ता है। अगर आप कहे ना कोई आपका हाथ पकड़ के चलेगा, कोई तो आप कामयाब नहीं, पकड़ेगा कोई नहीं, आप कामयाब भी नहीं हो सकते। किसी के रास्ता दिखाने से आपको जो रास्ता नजर आता है वो वहां तक नजर आता है जहां तक हम आपको दिखाएगा। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करते, आपको खुद एफर्ट करना होगी, पूरी हिम्मत लगाना पड़ेगी, ब्रेन पूरा लगाना पड़ेगा, लोगों की बातें छोड़ना पड़ेंगी, दिमाग को हल्का करना पड़ेगा, इधर उधर की बातें सारी छोड़ना पड़ेंगी कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, छोड़ दें, आंखें खुली रखें अपने बिजनेस के लिए, कान लोगों की बातों से बंद कर लें, और सिर्फ अपने जो बिजनेस है अगर आपने करना उस पर फोकस करें, और सिर्फ ये देखिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। कोई अगर कुछ भी कहता है तो आप कुछ अरसे के लिए उसे इग्नोर कर दें, उनको उनका जवाब खुद ही मिल जाएगा जब आप कामयाब होंगे। अगर आप लोगों को उनकी बातों का जवाब देने बैठ गए तो फिर आपकी कामयाबी वहीं रह जाएगी, आप उनकी बातों का जवाब ही देते रहेंगे। अच्छा, फैमिली ने जब बिजनेस 2 साल तो आपने कहा कि स्ट्रगल रही, तीसरे साल में कुछ नजर आना शुरू हो गया कि आप ऑन ट्रैक हैं। जी, फिर रिस्पांस कैसा हुआ जब देखा, अच्छा, नजर आया कि भाई ये तो कमाल? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब तो सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पूरी फैमिली अप्रिशिएट करती है, बल्कि आम जितना हमारा सोशल सर्कल है सब करते हैं। फिर बहुत सारे लोग आके ये भी कहते हैं कि हमें भी गाइड करें, कैसे काम करें। लेकिन उसमें देखें, गाइड मैं उसी तरीके से करती हूँ जैसे आपके सामने बात कर रही हूँ, तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते। लोग समझते हैं कि ये हमें ये राज क्यों नहीं बताती कि एकदम यहाँ से कैसे स्टार्ट करें। अच्छा, आप कभी भी ऊपर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको नीचे वाली फर्स्ट स्टेप से ऊपर जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर
मगर ऊपर से स्टार्ट आप तब करेंगे जब आपके पास कोई 5-6 करोड़ रुपया होगा। हाँ। अब 5-6 करोड़ या तो पास ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए, अगर होगा तो फिर आप काम ही क्यों करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही। एंड पे इन्होंने ये जो 5-7 करोड़ की बात करती है ना, 5-7 करोड़ लगाना भी बड़े दिल की बात है और लगा कर उसको चलाना भी बहुत दिल की बात है। ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आप 5-7 करोड़ लगा लेंगे और एकदम से चल जाएगा। बहुत सारे कैफेज बनते हैं, होटल्स बनते हैं, डूब भी जाते हैं, नहीं भी चलते। तो इसलिए जो है वो एक एक कदम उठाएंगे तो आखिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सहाफ़ी हैं जी ज़ीशान यूसुफ़ज़ई साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने IPPs का हवाला दिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि मौजूदा माली साल जो है, जो मुकम्मल हो चुका है, उसमें हमने IPPs को कितनी पेमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि उनके पास जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास सिस्टम मौजूद है। चाहे उन्होंने 1 यूनिट भी बिजली का प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये बताया गया है जी, निजी बिजली घर हैं जिनको मजमूई तौर पर 13,397 अरब रुपए की अदायगी की गई है। ये टोटल अदायगी है। अब इसमें 6,121 अरब रुपए बिजली की असल पैदावार की कीमत है, यानी आधी से भी कम। 6,121 अरब हमने उनको पे किया है बिजली पैदा करने की मद में, जो कि उन्होंने काम किया है, जबकि 7,275 अरब, आधे से भी ज़्यादा, वो उनको पेमेंट की है जिसे हम कैपेसिटी चार्जिंग कहते हैं। यानी उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके चाहे ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यूनिट्स जो हैं वो बंद पड़े रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो दस्तयाब रहे हैं। उनकी पैदावारी सलाहियत बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक भी यूनिट पैदा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको 7,275 अरब रुपए अदा किए हैं। ये IPPs वही मामला है जो 2-3 साल पहले जो है वो मुसलसल खबरों में ऐसा आया कि उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हमने बहुत स्टेप लिए हैं, बहुत सारे मुआहदे हमने रिवाइज कर दिए हैं, बहुत सारे मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो हम खामखाई पे कर रहे हैं। ये IPPs का जो फंदा है ये हमारे गलों में कैसे फंस गया है और इस फंदे से हम निकल कैसे सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी नायब सदर साहब है, ऑल पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन वापडा से आपका ताल्लुक़ है और इसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन के हवाले से जो है वो आपके पास सारी मालूमात दस्तयाब होती है। साजिद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। काज़मी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो IPPs का फंदा हमारे गलों में पड़ चुका है, ये इनको कोई नहीं पूछने वाला कि हमने इनको 13,000 अरब दिए, आधे बिजली के पैसे दिए और आधे से ज़्यादा, एक भी यूनिट नहीं इस्तेमाल किया फिर भी पैसे दिए, क्यों? शुक्रिया सिद्रा। फंदा बहुत सारे फंदे हैं, ये सबसे बड़ा फंदा है। यानी हम गुलाम कौम हैं, हम गुलामी में अपना कोई मर्जी मंशा के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। आज आपने ये जो फिगर्स बोले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई जब आप बात कर रही थी। मैं 25 साल से चीखो पुकार कर रहा हूँ IAIs के। सबसे पहले बेनजीर भुट्टो शहीद ने 3 IPPs बनाए थे। ठीक। मियां नवाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने इसकी मुखालफत में जमीन आसमान एक कर दिया। सही। बेनजीर की हुकूमत खत्म हुई तो वो 3-4 IPPs जो थे उसमें 27 और ऐड कर दिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और फिर ऐसे ही है कि ये गंगा में सब मौजे मारते रहे। उसके बाद मुशर्रफ आया, उसने भी IPPs बनाए, फिर पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उन्होंने भी बनाई। यानी ये दर्जा जब हुकूमत जिस की आती रही वो इसके खात्मे के लिए काम नहीं किया, इसकी बेटरमेंट के लिए काम नहीं किया, वो इसको एंजॉय करते रहे। आज जो आप फिगर्स बता रही हैं, मेरे नुक्ता नजर से मुझे कुछ नजर नहीं आता सिवाय इसके कि कोई रेवोल्यूशनरी चेंज आए तो फिर शायद हम इसमें कामयाब हो जाएं। हमने गुलामी में सब कुछ अपना आप इनको सौंप दिया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा और अपनी कमाई हुई नाजायज दौलत बचाने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और बैरूनी मुल्क दुश्मन इदारों के दुश्मन कुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं। इनमें अपनी कोई सलाहियत नहीं है। मियां शहबाज शरीफ को बेचारे को क्या पता है कि टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। क्यों नहीं पता? गलती से इसके मुंह से निकल गया था
کہ 500 अरब की करप्शन हो रही है महकमा बिजली में। वो 500 अरब की करप्शन ये थी मियां शहबाज शरीफ साहब, सही, जो आपके आईपीपीएस, जिसके आप 28 आईपीपीएस के मालिक हैं आप। इसी तरह पीपल्स पार्टी, पहले ये खुद नून लीग, नवाज शरीफ ग्रुप, पहले ये खानदान इनके नाम पर है आईपीपी, फिर इनके दो साथी हैं। अभी ये जो 12 अरब रुपए वाला पकड़ा गया फैसलाबाद वाला, ये भी यारे गार है मियां नवाज शरीफ का। सही, जब तक हम अपनी दिलेरी से, बहादुरी से, जुर्रत से इन मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों के नाम नहीं लेंगे, इनको नंगा नहीं करेंगे, तो ये आईपीपी से हमारा छुटकारा मुमकिन नहीं है। हम मसलहत का शिकार हैं। काज़मी साहब, आपने कहा कि 28 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, यूनिट्स जो हैं, ये नून लीग के पास है। सर, ये नून लीग के नाम पर हैं, ये किसके नाम पर हैं? पीपल्स पार्टी का आपने हवाला दिया है, सदर परवेज मुशर्रफ या इनके टोटल मालिक ये हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जरदारी मालिक है, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के कुछ इसी तरह इनके जो यारे गार हैं, इनके करीब तरीन दोस्त वो हैं। उसके बाद बहुत सारे मुख्तदर इदारे भी इसमें शामिल हैं। अब क्या कहा जाए, कहां तक आप सुनेंगी? इस वक्त मेरा ख्याल है, अपना मेरा अंदाजा है कि 90 से 110 आईपीपीज हैं जो कुछ नहीं कर रहे। 1% अभी आप फरमा रही थी कि इन्होंने एक यूनिट पैदा नहीं किया, खरबों रुपया हम इनको दे चुके हैं। हर महीने वो गरीब आदमी, वो मेहनत कश मजदूर, रेड़ी वाला, खोती रेड़ी वाला, गंडेरियां बेचने वाला, हम उनसे बिल लेते हैं। मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं भुगतता हूं इन मामलात को। खुदा की कसम को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि लोग खुदकशी पर मजबूर हैं। लोग अपनी इज्जतें बेचने तक आ गए हैं। वो इतने मजबूर हैं कि बिजली के बिल पे नहीं कर सकते। अभी 3 दिन पहले मैं एक ऑफिसर के पास बैठा था, उनके पास कोई 80-85 साल के बुजुर्ग आए, ना उनसे बात होती थी, उनका कपकपी तारी थी, सारा जिस्म कांप रहा था। सही, 9,000 उसका बिल था, 203 यूनिट थे उसके, 203 यूनिट थे। उसने कहा जी मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये 203 हो गए। अब वो ऑफिसर जो था वो सॉरी कर रहा था उनसे। मैंने अपनी पॉकेट से उनको पैसे देने की कोशिश की। वो गयूर बूढ़ा बुजुर्ग जो था, गैरतमंद आदमी था, उसने कहा बेटा मुझे आज पैसे दोगे, अगले महीने क्या होगा, मुझे आदत पड़ जाएगी। मेरा कुछ कर सकते हो, कोई मेरी मदद कर सकते हो कानून के तहत तो ठीक है, नहीं तो मैं जो भी करूं मैं करूं। इसी तरह मेरे पास ये भी एक हिस्ट्री है कि एक बुजुर्ग खातून ने ये जो नाक में खवातीन डालती हैं उसको क्या कहते हैं, कोका या नाक जो भी है, वो सोने की थी, उसने उसके जहेज के लिए रखी हुई थी। वो बेच के आई थी, उसको 27,000 बिल आया था। वो घरों में काम करती है। ये सारे मुजरम हैं। मैं और आप नहीं इनको पकड़ सकते तो अल्लाह की पकड़ जरूर आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क को तबाही की तरफ ले हैं। मुल्क का सबसे बड़ा पैदावारी मुनाफा बख्श इदारा वापडा है। ये वजीर मसूफ जो हैं, पावर मिनिस्टर अवैस लगारी, बड़े करो फर से, बड़े जोशो जज्बे से जी फखरी अंदाज में कहते हैं हमने इतने करोड़ों अरबों की चोरी पकड़ ली, हमने इतने खरबों रुपए की रिकवरी कर ली। वो कौन करते हैं? वो मेहनत का फील्ड स्टाफ करता है। जब वो कर रहे हैं, वो 60% स्टाफ की कमी के साथ वो दे रहे हैं, तो फिर निजकारी क्यों? इसलिए है सिद्रा, ये नोट कर लें, ये जब ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, वो समझती हैं कि जब तक ये इदारा कायम है, फलता फूलता है, पाकिस्तान की मईशत तबाह नहीं हो सकती। काज़मी साहब, पाकिस्तान की मईशत तबाह करने के लिए वापडा की तबाही जरूरी है। ये 1995 से काज़मी साहब आज तक यही कोशिश करते चले अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इलेक्ट्रिक वर्क यूनियन की नाकाबिल शिकस्त की आदत इनके सामने करके, मटेरियल ना देके, नई भर्ती ना करके, मजदूरों के बुनियादी हकूक और महंगाई के तनासब से तनख्वाहें ना देकर, फिस्तायत पर मबनी
وہ سزائیں دے کر وہ بلیک میل کر رہے ہیں, ان کو پریشان کر رہے ہیں, محض آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک, کاظمی صاحب یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے ہاں جو آئی پی پیز کا معاملہ کتنا بڑا ہے, یہ جتنے بھی حکومت میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ حوالے دے رہے ہیں, جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس یہ آئی پی پیز ہیں, تو اس پہ کیوں نہیں کوشچن مارک لگایا جاتا؟ اور جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں سر, جو جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے سب کچھ ہے ہی ان کی جیبوں میں, تو ٹھیک کیوں کیا جائے گا پھر؟ اچھا, میں نے آج تک جتنے بھی ٹاک شو کیے ہیں 20-25 سال میں, میں نے جتنی بھی سڑکوں پہ تقریریں کی ہیں, میں نے یہی چیخو پکار کی ہے کہ یہ 2 مرلے 3 مرلے 5-7 مرلے 10 مرلے والے گھروں میں آپ چوریاں پکڑتے ہیں, ان کو آپ نمبر بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نے 400 کنزیومر چور پکڑ لیا, ہم نے 500 پکڑ لیا. بڑے فخر سے آ کے جو ادارے کے ہیڈ ہیں وہ بھی تقریریں کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ان کو نہ دیکھیں, ان کی چوری بیچاروں کی کچھ نہیں کہتی. صحیح. اب یہ دیکھیں, یہ 12 ارب روپے کا وہ کرپشن پکڑی گئی ہے فیصل آباد کی. جی میاں ادریس کی بات کر رہے ہیں آپ, بالکل ستارہ انڈسٹریز کی. آپ کا 11 ارب روپے کا خریدا گیا جہاز بھی نظر آتا ہے, لیکن آئی ایم ایف تو ان کے ساتھ ہے اور یہ ان کے ساتھ ہیں. اچھا, میں آج اپنی گاڑی بدل لوں تو میرے پیچھے ایجنسیاں آ جائیں گی کہ یہ گاڑی اس نے کیسے لے لی. ان کو وہ جہاز نظر نہیں آ رہا, وہ انڈیا والا پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا ویلفیئر کے لیے کام کر دیا, ادھر جہاز خریدا تو پھر بعد میں فلور پہ کھڑے ہو کہہ بھی دیتے ہیں خریدا ہے تو خریدیا بھائی. ہاں, تو یہ جب تک ہم اپنا احاطہ نہیں کریں گے, ہاں کر لو جو کرنا ہے. ہاں صحیح. کاظمی صاحب حل کیا ہے مجھے یہ بتائیے, یا اس کے اوپر کیا بول سکتی ہیں ٹیکنیکلٹی؟ کاظمی صاحب حل کیا ہے؟ حل بڑا آسان ہے جی, حل کرنے والا اگر ہو کیا کرے, عوام کیا کرے؟ حل تو بڑا آسان ہے کہ ان کو یہ پکڑا گیا ہے نا فیصل آباد والا, جی جی, تو باقی بھی پکڑ لیں سارے جتنے ہیں ان کے جو کارڈ ہے 90-100 جتنا ہے سب کو پکڑ, جتنے کو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ سب. میرا انجینئر, میرا لائن سٹاف, ٹھیک ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ کمپنیاں تحلیل کر دیں, ختم کر دیں, پرانا وابڈا بحال کر دیں, ہم 4 روپے یا 5 روپے کا یونٹ دیں گے. حکومت آگے 6 روپے کا 7 روپے کا 10 روپے کا بیچ دے. ٹھیک ہے, آپ 70 روپے 80 روپے کا یونٹ لے رہے ہیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. جی جی, ہمارا انجینئر اثاثہ ہے اس ملک کا. ٹھیک, باہر جا کے یہ کام کر سکتی ہیں تو یہاں کیوں نہیں؟ یہاں پر وہ جو جنریٹ کرنے ہیں, جو پاور ہاؤسز ہیں 6-6 فٹ گھاس اگ گئی ہوئی ہے, دانستہ اس کو انہوں نے ڈس آرڈر کیا ہوا ہے کہ نہ یہ ہوں گے. اچھا یہ میں بتا دوں کہ وہ جو مشینری پڑی ہوئی ہے جی, وہ مجھے ایک فورمین نے بتایا, انجینئر نے نہیں. اس نے کہا جی کہ یہ مشینری جو ہے شادرہ پاور ہاؤس میں 6-7 فٹ وہ زمین میں دھنس چکی ہے. صحیح. اس کا لوہا, جس لوہے سے یہ بنی ہوئی ہے, پاکستان کے پاس وہ ہیٹ ہی نہیں ہے کہ اس لوہے کو میلٹ کر سکے. ٹھیک ہے, اتنا قیمتی ایسٹس ہیں, لیکن برباد ہو رہے ہیں تمام کے تمام جو ایسیٹس ہیں. ساجد کاظمی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور یقینی طور پر آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, انجینئرز موجود ہیں, ہمیں حوالہ دے دیں, یہ جو کمپنیز بنائی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں, ہم 3-4 روپے کا یونٹ جو ہے پروڈیوس کریں گے, گورنمنٹ کو 7-8 کا دیں گے, آگے لوگوں کو جو ہے وہ 7-8 یا 8-10 کا مل جائے گا. اگر ایسا کوئی کلیم کر رہا ہے تو 2-4 مہینے ان کو ٹرسٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے نا, بجائے اس کے کہ آپ مسلسل آئی پی پیز کو پالے جا رہے ہیں. بلکہ آئی پی پیز آپ خود ہی ہیں جنہوں نے پالنا ہے, آئی پی پیز آپ خود ہی ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سسٹم کو درست سمت پہ لانے کی کوشش کی جائے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے, کچھ مہنگائی کا رونا ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مہنگائی مہنگائی مہنگائی, کوئی نہیں مہنگائی, یہ ہے جی حکومت کا سٹانس جو کہ معیشت کو آن ٹریک لے آئے ہیں, جنہوں نے ملک کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارے لگایا ہے.
जिन्होंने डिफ़ॉल्ट होती मईशत को बचा लिया है, ऑन ट्रैक ले आए हैं और अब इस वक्त जो है वो हर तरफ खुशहाली हो रही है, जहाँ पे रोज़ हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अब ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा ये लोग मानते हैं, और वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है तकरीबन 70% शहरियों की कुव्वत ख़रीद मुतासिर हो चुकी है। 70% शहरी ऐसे हैं जो कि परेशान रहते हैं सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, दालें ख़रीदने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, खुराक के लिए, ईंधन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, बिजली के लिए। ये वर्ल्ड बैंक है बता रहा है कि बुनियादी ज़रूरियात की वजह से भी 70% बहुत बड़ी तादाद है ये लोगों की कि जो कि परेशान होकर रखे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं जी पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लेकिन साथ में ये नहीं बताते कि पूरी दुनिया में जब महंगाई होती है तो साथ में उनकी जो बाइंग पावर होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करती है, कोई सब्सिडी देती है उनकी ज़िंदगियां आसान बनाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ महंगाई होती है लेकिन जो सैलरीज़ हैं वो नहीं बढ़ती। सरकार अगर सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ जो है वो बढ़ा देती है 7%, तो उससे ज़्यादा तो टैक्सेस लग जाते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इसी पे बात करेंगे जी। कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, आप माहिर मौशियात हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर डिफ़ॉल्ट से बचा लिया हुकूमत ने, डूब रहा था हमने किनारे लगा दिया, 70% बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। शुक्रिया बहुत बहुत। देखें जी, पहली बात तो ये बता दूं कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने कई साल पहले, 50 साल पहले ये फैसला कर लिया था कि कोई मेंबर मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है। और हम उनका मेंबर मुल्क है। कर भी गए तो हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। सर उस डिफ़ॉल्ट का मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हर बैंक जो आपको कर्जा देता है उस अपने कागजात में उस कर्जे के पीछे किसी और बैंक से कर्जा लेता है, वो किसी और से लेता है, तो एक चेन है। अगर एक मुल्क या एक बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो वो सारी चेन डिफ़ॉल्ट करती है, इसलिए कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने देगा आपको और कर्जे दे देगा। सो ये कहानी है कि डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, मगर कौम है सबके एक दूसरे के साथ। जी कौम को डिफ़ॉल्ट में तो डाल दिया ना। लोगों ने बैंकों के पैसे देने हैं, क्रेडिट कार्ड के पैसे देने हैं, हमसायों के पैसे देने हैं, रिश्तेदारों के पैसे देने हैं, और वो नहीं दिए जा सक रहे। रोज़ के रोज़ अब पेट्रोल महंगा हो रहा है और आप दफ्तर जाते हुए गाड़ी या मोटरसाइकिल पे पेट्रोल नहीं डलवा सकते। 20 दिन में ख़त्म हो जाती है आपकी आमदनी, अच्छी भी हो। टैक्स उनकी मंबार है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, सीक्रेट टैक्सेस भी हैं, बिलों में भी टैक्सेस हैं। मैं ये हमेशा से समझता था, और बल्कि एक रिपोर्ट आई हुई थी कि 40% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और 30% ऊपर हैं। वो इस रिपोर्ट ने बता दिया 40 और 30, 70% लोग जो अब मजबूर हैं कि वो कैसे अपने बच्चों की फ़ीस दें, क्योंकि लोग अब ज़्यादातर सरकारी स्कूल तो तकरीबन फेल हो रहे हैं, ख़ुद भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो लोग अब छोटे बड़े प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जिसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो जब आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, और अगर बढ़ भी रही है तो 5-7% से बढ़ रही है, और उस आप ऊपर वाले स्लैब में टैक्स के चले जाते हैं, तो उसके बाद सोए वो लोग जो रिश्वतें लेते हैं, जो गवर्नमेंट के पैसे को टैक्स को खा लेते हैं, पिलफरेज कर लेते हैं। उसके अलावा हर बंदा जो है अब फैसला करता है कि उसने आज शाम खाना खाना है, पेट्रोल पे खर्च करना है, बिजली का किराया देना है, या स्कूल की फ़ीस देनी है। कहीं ना कहीं वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। सही, यानी मुल्क दिवालिया होने से बकौल हुक्मरानों बच गया, लेकिन अवाम दिवालिया हो चुकी है, अवाम डिफ़ॉल्ट। मैं उस दिन कल एक उनका प्रोग्राम देख रहा था किसी टीवी पे, जिसपे एक सरकारी, मुझे नहीं पता मिनिस्टर थे, MPA थे या क्या, वो कह रहे थे कि 15 दिन में टीका लगाने से बेहतर है कि अवाम को रोज़ के रोज़ टीका लगा दिया जाए। शर्म ही नहीं आई उनको ये लफ्ज़ कहते हुए। उनको ये कहना चाहिए था कि जी वो सर, जब ये असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कह सकते हैं कि भाई 12 अरब का जहाज खरीदा है भाई, तो फिर ये जी जब अपोजिशन को तो आपने अंदर कर दिया ना 10-10 सालों के लिए, है ही नहीं सर। तो दूसरी पार्टी जो है वो भी आपके साथ है, तो फिर कौन है जो आपको कहेगा
کہ آپ عوام جب نکلتی ہے وہ کشمیر میں نکلے یا لاہور میں نکلے یا تو وہ گولیاں کھاتے ہیں یا جوتے تو کھاتے ہی ہیں اگر گولیاں نہیں کھاتے تو اب پرابلم یہ آیا ہے کہ اب انٹرنیشنلی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں آپ کے خلاف. آپ نے ایک بہت اچھا 2-3 مہینے کا پیریڈ گزار لیا جب آپ ایران اور امریکہ کے درمیان گفت و شنید کر رہے تھے. آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. آپ نے کہنا چاہیے تھا جی کہ امریکہ بہادر اور IMF مجھے ہمارے قرضے معاف کر دو. ہم آپ کی ادھر سے ہم لوگ ایران کے ساتھ کوئی ڈیلز کر لیتے, کم از کم کچھ ہمیں فائدہ کسی کے ساتھ تو ڈیل کرتے نا. ہمیں بولڈ سٹیپ لینا چاہیے تھا, لیکن ہم جو ہے وہ بس سر ایک ڈیل تو ہم نے کی کہ ہم نے ریئر منرلز کو امریکہ کو بیچنے کی کوشش کی اور وہ اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. صحیح. وہ کہاں پیسہ خرچ ہوگا, کس سڑک پہ لگے گا, کس ایئرپورٹ پہ لگے گا, وہ ابھی ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو PIA بیچا تھا اس سے پنجاب گورنمنٹ نے جہاز خرید لیا. شاید وہ ایک نہیں ہے, ایک اور بھی جہاز ہے, یہ 2 ہیں جہاز جو خریدے ہوئے ہیں. اچھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کو یاد ہو کہ KPK کے جو وہ چیف منسٹر بن رہے تھے تو بلاول بھٹو نے اپنے چیف منسٹر کو کہا تھا کہ گورنر کو جہاز دیں تاکہ وہ جا کے جی تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے پاس بھی ایک جہاز ہے. ٹھیک. تو وہ ملک جہاں عوام 70% بھوکی مر رہی ہے, 40% غربت کی لکیر کے نیچے ہے, اوپر 30% جو ہے وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے سک رہے, اور وہاں جہاز بھی ہوں, مفت گاڑیاں FDR کو لے دی جائیں, تو پھر دنیا آپ پہ ہنستی ہے نا. میں نے خود IMF کے لوگوں سے پوچھا تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ آپ سختی کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا جن کمروں میں بیٹھ کے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ان کے شینڈلرز کروڑوں کے ہیں, ہمیں کارپیٹس لاکھوں کے تحفے دیے جاتے ہیں, تو ہم ان سے کے ساتھ ظلم نہ کریں تو اور کیا کریں, کیونکہ یہ اپنی قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. صحیح. اور ہمیں کہتے ہیں کہ غریب ملک ہے اور عیش و عشرت ان کی دیکھو, تو ہمارے مڈل کلاس کے لوگوں کی یہ عیش و عشرت نہیں ہے جو آپ کے حکمرانوں اور ان کے اہلکاروں کی ہیں. اور کیسا پھر جو حکمران ہیں جنہوں نے پالیسیز بنانی ہے سر, نہ ان کو بجلی کے بل آنے ہیں, نہ ان کے اپنے گھروں کی گروسریز کے مسئلے ہیں, نہ انہوں نے 200 بجلی کا یونٹ گننا ہے کہ کس طرح سے پورا ہونا ہے, نہ ان کو گاڑیوں کے مسئلے ہیں سر, نہ ان کو ڈرائیورز کے مسئلے ہیں, نہ انہوں نے پیٹرول ڈلوانا ہے, نہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے ایئر ٹکٹ خریدنے ہیں. پورے پاکستان میں ٹکٹ, ٹول پلازے ان کے فری, پاسپورٹ بھی نیلے اور لال ہیں, پورے خاندان کے نیلے پاسپورٹ. جی تو سر وہ ان کا کیا پڑی ہے کہ عوام کس کی حال ہے. کچھ سال پہلے پتہ لگا تھا کہ 2 پاسپورٹ ہیں, ہم ہرا پاسپورٹ ہی سمجھتے رہتے تھے. ہے سر, ریڈ بھی ہے جی, لیکن وہ تو جو بھی ہے. but the point is کہ اسی ہرے پاسپورٹ پہ کیوں نہیں مور لگ جاتی کہ آپ فری فار ایوری کنٹری, ضروری کلر بدلنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ نے بتا دیا ہوا ہے نا قوم کو کہ آپ لوگ اور ہیں, ہم اور ہیں, ہماری مراتیں اور ہیں. جی, آپ سے ہم صرف ٹیکس لیں گے, آپ کو رگڑا دیں گے. اب تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی بند ہے نا, انڈسٹری کو اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب وہ امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہو رہی, ایگریکلچر آپ کی نیچے جا رہی ہے. تو پھر آپ یہ سارا جو اکنامک ویلفیئر ہے مجھے تو نظر نہیں آئی. اچھا, کیسا اشرافیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی جو ریزیڈنسیز ہیں وہ بھی تو مختلف ہیں, ان کے جیو عارضی الگ ہے. جی, وہاں پہ عام بندہ جا ہی نہیں سکتا سر. یہ تو بالکل ہی آپ کی وہی مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکو اور کرائم ریٹ دیکھیں تو انہی کے علاقوں میں ہیں. عام جگہ کوئی موبائل چھین لیتا ہوگا, وہ بھی کراچی میں, میں نے لاہور میں نہیں دیکھا, بٹ وہاں ایک دوسرے کو قتل. ابھی بھی کل کی شاید خبر ہے کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر کی گاڑی کے سامنے کسی نے گولی مارنے کی کوشش کی ہے. نہیں, تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے کی خبر ہے. جی, مگر DHA میں ہے نا, تو پھر حملے بھی انہی پہ ہوں گے نا. جب آپ قوم کو ڈپرائیو کریں گے, یہ یوتھ کو ڈپرائیو کریں گے, تو وہ کہیں نہ کہیں تو اپنا بدلہ اتارے گا نا. جب آپ اس کو ٹیررسٹ کہہ دیں, آپ اس کو نیشنلسٹ کہہ دیں, آپ جو مرضی کہہ دیں, آپ ڈاکو کہہ دیں, مگر یہ دیکھیں نا کہ وہ پھر ڈپرائیوڈ لوگ
बिक रहे हैं टेररिस्टों के हाथ, और फिर वो आपके खिलाफ ही वो सारे हमले करेंगे ना, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आज तो लकीली वो बच गए हैं। हम नहीं चाहते कि कौम और मुल्क उस जगह चला जाए जहां इस तकसीम में वायलेंस हो, घरों में वायलेंस हो। गवर्नमेंट अभी भी ये कह रही है कि जो मुआशी इशारे हैं वो पॉजिटिव हैं। उनके लिए तो आपने खुद ही बता दिया, जब मुफ्त चीज़ें मिलेंगी तो पॉजिटिव भी हो गए ना। तो बात ये है कि लेवीज से वो इकट्ठा कर रहे हैं ना अपने टैक्सेस। ये बात सही है कि आपकी डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपकी यूनिवर्सिटियाँ, आपके बैंक, आपकी IPPs, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री पैसे बना रही है। सही। इन्हीं को सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट, इन्हीं को मराहतें भी दे देती है, टैक्स छूटें भी दे देती है। अशराफिया है ना सर ये जो जी वो 11% है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये है कि 11% है जो 89-90% असासों के मालिक हैं, उन्हीं का मुल्क है। आप और हम तो कुछ इनहेरिट किया होगा घर, थोड़ी सी ज़मीन जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। मेरी इतने साल की नौकरी के बावजूद इतनी अच्छी तरह मैं घर नहीं खरीद सकता। मैं अब तो गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। कुछ साल पहले वो जब वो बैंक देते थे कर्जा लेते तो ले ली, उसके बाद अब तो उसको भी लगाया हुआ है, जिसके बरक्स यही मुल्क में 10-10, 12-12 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। 2-2 गाड़ियाँ सर उनके पास खानदान के लिए। वो बच्चा जिसने किसी 2 लड़कियों को नीचे दिया था वो भी कुछ 6 करोड़ इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं जी, वो भी कुछ 6 करोड़ की गाड़ी बिल्कुल थी। वो खातून कराची में जिसने एक फैमिली को नीचे दिया था वो भी क्रूजर थी। वो भी बड़ी गाड़ी। और वो छुटे भी इसलिए कि वो खून बहा था, लाखों रुपए दे दिया। गरीब आदमी तो नहीं खून बहा दे सकता, नहीं दे सकता। तो आपके मुल्क की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स फ्रैक्चर हो चुके हुए हैं। उनको जोड़ने फेलियर है। ये कई किस्म के फेलियर्स हैं ना। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आप झूठ बोल रहे हैं, आप मिलावट कर रहे हैं। औथ लेकर कुरान पाक पे, हॉली बुक पे आप हाथ रखकर तो दुनिया सोचा नहीं जा सकता कि आप झूठ बोलोगे। और आप कौम ने तो सोचना बंद कर दिया है ना इनके बारे में, मगर दुनिया जो है वो तो हंसती होगी ना कि नाम आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा हुआ है, हरकतें आपकी, फिर वो जब इस्लामिक फोबिया की बात करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। वो इसी किस्म की हरकतें वहाँ जो पाकिस्तानी हैं, या हमारे यहाँ 2 लड़कियों को किसी एक अमीर आदमी ने या 2 अमीर आदमी ने अगवा कर लिया, फिर उनको जब प्रेशर पड़ा तो छोड़ दिया उन्होंने वहाँ जाकर। जी बिल्कुल। तो अल्टीमेटली मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है ना, अल्टीमेटली आपका और मेरा नाम बदनाम हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है। गरीब आदमी सर तो ये तो रूल करेंगे ना यहाँ पर, जितनी देर हुकूमत है यहाँ पर रहेंगे। जैसे ही हुकूमत जाएगी तो फिर यहाँ पर, अभी तो इनको किसी एक गोली की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना सर दर्द हो रहा है, ना पेट दर्द हो रहा है, ना वो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही जो है वो कुर्सी जाएगी, हुकूमत जाएगी, फौरन से पहले जो है वो बीमारियों पे बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। तो वो मरातों के लिए गलत काम भी करते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, रिश्वतें भी देते हैं, कौम को भी देते हैं ना। वो कि जी वोट पे ये अभी क्या ज़रूरत थी आज़ाद कश्मीर में इतने लोगों को मारने की? उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना। अब आप मॉरल इशू नहीं है आपका कि आप कह सके कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है। आपने खुद भी, सही हो या गलत हो। तो सर मुझे ये बताइए कि हल क्या है, अब होगा क्या, या फिर ऐसे ही हमने रोते पीटते रहना है, मुसीबत में पड़े रहना है? हल जो है, अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि ये हल करना किसने है। हम उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं जिन्होंने हल करना है, मगर हल गवर्नेंस के है ना जी। पहली बात तो यह है कि जिस मुल्क में, हमारा मुल्क हो या कोई और हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो फिर मशीन जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से चलती है, वहाँ मजदूर भी साइंटिफिक तरीके से काम करता है, सरमायाकार भी साइंटिफिक, गवर्नमेंट भी साइंटिफिक तरीके से करती है। आपने ये देखा लाहौर में जब ये फाइन ज़्यादा कर दिए गए लाल बत्ती से या हेलमेट से, सबने हेलमेट्स पहननी शुरू कर दी ना। सो आपको बैड बिहेवियर्स को महंगा करना पड़ेगा।
गुड बिहेवियर्स को सस्ता करना पड़ेगा। ठीक। आपको इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच देनी पड़ेगी अपने ब्यूरोक्रेट्स को कि जो कौम की खिदमत करेगा उसकी तरक्कियां होंगी, जो कौम को नई मरातें देगा उसकी पैसे काटे जाएंगे। हाँ। देखिए चीज़ें ठीक होती शुरू हो जाएंगी। ठीक है कैस असलम साहब, ये तो आपने मसले का हल बता दिया है उन लोगों का जिनका ये मसला है ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पर ये जो मेरा आपका मसला है, फ्यूल डलवाना है, बिजली का बिल देना है, घर चलाना है, ग्रॉसरी करनी है, बच्चों की फीस देनी, मेरे आप जैसे लोगों के मसले हैं, उनके मसले ही कुछ और हैं, तो फिर वो मसलों को क्यों हल करेंगे। मुझे आप इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।